गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेंद्र प्रसाद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्थोग्राफी बाय राजेंद्र सर में स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः 11th क्लास की भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत एक बहुत ही रोचक एवं जानने योग्य टॉपिक है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। मैं बार बार कहना चाहूँगा कि ये मेरे द्वारा लिखित वन लाइनर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन विथ आंसर आप लोग के लिए 11th क्लास के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मैं समय को ना गंवाते हुए अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ, महाद्वीप और महासागर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महासागर किसे कहेंगे, महासागर किसे कहेंगे और महाद्वीप किसे कहेंगे। आप लोग सुने होंगे सागर अर्थात झील, झील का ही एक बड़ा रूप, ये मान लिया जाए झील है, झील का बड़ा रूप सागर। अब इसका भी बड़ा रूप या अनेक सागरों का मिलने के बाद एक जिस शब्द में महा लग जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत विशाल होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं महासागर हो गया, या तो फिर बोल देते हैं महान आदमी या अच्छा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, तो उस प्रकार से। या फिर बोलते हैं महादेश अर्थात देशों का देश। ठीक उसी प्रकार महासागर, महासागर अर्थात सागरों का सागर महासागर कहलाता है। उसी प्रकार द्वीप है, क्या है, द्वीप है, महाद्वीप। तो छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर एक महाद्वीप बनता है, अर्थात एक विशाल भूखंड, एक बहुत बड़े विशाल भूखंड को महाद्वीप कहेंगे। तो इन दोनों महाद्वीप और महासागर का वितरण पृथ्वी पर कैसा है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर महाद्वीप जो है बच्चों 29% भाग पर फैला हुआ है और महासागर 71% भाग में। इसीलिए कहा जाता है कि 29% ही मात्र धरातल है, जमीन है, और 71% पानी है। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट के अंदर के बात जानने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा पॉइंट में है अटलांटिक महासागर की तट रेखा की आकृति। अटलांटिक महासागर जो है उसका तट रेखा की आकृति जो है वो बिल्कुल एस आकार की, ऐसे। अब इस साइड में आपका हो गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और इधर जो है यूरोप और अफ्रीका। ऐसा इसका स्थलाकृति या तटरेखा का आकृति है। आश्चर्यजनक करने योग्य है कि दोनों तटरेखाओं को यदि काट करके हटाया जाए तो ऐसा लगता है कि कभी दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त करती है। इसी बात को, समानता को दिखलाने के लिए सर्वप्रथम 1956, ये याद रखने की बात है, 1956 में डच मानचित्रवेता अब्राहम आर्टेलियस ने व्यक्त किया था। ये बात जो मैंने अभी बताया 1956 में एक डच के मानचित्रवेता थे, उन्होंने बताया था। उसके बाद चौथे नंबर में है बच्चों एंटोनियो पेल्लेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा करके दिखाया। तीनों महाद्वीप पूछा जा सकता है कि 3 महाद्वीपों को सबसे पहले कौन इकट्ठा करके मानचित्र बनाया या दिखाया, तो इनका नाम याद रखिएगा। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने, यहाँ में नहीं होगा, ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया।
पूछा जाता है बार बार कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है या इनका जनक कौन है। तो ये जर्मन के थे, मौसमविद थे और अल्फ्रेड वेगनर ने ही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिए। और ये कब दिए? 1912। इसी सिद्धांत का आधारभूत संकल्पना यह भी था कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे जिसे पैंजिया कहा, और सभी महासागर एक विशाल सागर से जुड़ा हुआ था जिसका नाम पैंथालासा रखा। तो बच्चों, इसमें थोड़ा समझिएगा हुआ क्या था। इनका मानना था, वेगनर महोदय का, कि एक बहुत विशाल भूखंड था जिसका नाम दिया पैंजिया, और उसी के चारों साइड में एक बहुत बड़ा जल का भाग था, तो उसका नाम दिया पैंथालासा। सातवां नंबर में है 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन शुरू हुआ था। आप लोग से पूछा जा सकता है कि पैंजिया का विभाजन आज से कितने वर्ष पहले शुरू हो चुका, तो 20 करोड़ वर्ष होगा। पैंजिया का 2 भागों में विखंडन हुआ। उत्तर की ओर एक गया जिसे अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर खिसका उसे गोंडवाना लैंड कहा। 2 महाखंडों से आज के वर्तमान महाद्वीप बने हैं। अब इसके संबंध में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। जैसे 9th नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं, महाद्वीपों में शामिल दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भाग है जो देखने के बाद लगता है कि ये कभी न कभी एक दूसरे से सटा हुआ था। आइए इस संबंध में मैप पर थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है, तो ये बताया जा रहा है कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये कभी अफ्रीका का भाग रहा होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो शेप बना हुआ है वो लगता है कि यहाँ से कट के अलग हुआ है। यदि इसको काट के यहाँ सटाया जाए तो ये सट जाएगा। उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका और यूरोप कभी एक जगह होगा, उसका शेप से भी पता चल रहा है। हाँ, कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ स्थल खंड जलमग्न हुए होंगे। जब किसी को हम या किसी ईंटे को 2 भाग में तोड़ते हैं तो उसका कुछ चूर्ण जो है इधर उधर बिखर जाता है। उसी प्रकार कुछ भाग जो है इधर उधर ज़रूर बिखरा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये एशिया महादेश है, ये छोटा सा यूरोप है, और यूरोप और एशिया को मिला करके ही यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद इधर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहीं पे देखिए एक ये मेडागास्कर है जो अफ्रीका से कट के अलग हुआ है। फिर से एक यहाँ द्वीप का रचना धीरे धीरे शुरू हुआ है, वहाँ भी एक दरार पड़ना शुरू हो चुका है। और इधर बच्चों न्यूजीलैंड है और यहाँ पे जापान है। तो हम लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के साथ साथ पूरा विश्व को भी अध्ययन करना ज़रूरी है। तो जब हम मानचित्र पढ़ाएंगे तो मानचित्र का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं बताएंगे। अब 7वां नंबर में ये 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन शुरू हो चुका था। महाद्वीपों में शामिल, अब इसमें कुछ विद्वान हैं जो बता रहे हैं कि महाद्वीपों में क्या क्या समानताएं हैं। उसके अनुसार से भी बताया जा रहा है कि ये जो है सारे महाद्वीप जो हैं कभी ना कभी एक महाखंड से या एक महाद्वीप से सटे हुए होंगे। तो उसमें एक है, आप देख सकते हैं 10वें नंबर में 1964 में उलरड
ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से, इनका नाम याद रखना होगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने सर्वप्रथम कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक महासागर के तटों को एक मानचित्र बनाया था। और इस मानचित्र में पूछा जा सकता है कि एस आकार की महासागर या एस आकृति में कौन सी महासागर है, तो मैं बताना भूल गया था, आप यही देख सकते हैं एस आकार का, तो ये उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक है महासागर है। उसके बाद कुछ विद्वानों ने देखा कि एक महाद्वीप के किनारे भाग और दूसरे महाद्वीप के किनारे भाग में क्या चट्टानों की आयु में, चट्टानों की गुण में समानता पाया जाता है। आधुनिक काल में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक, क्या है, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, रेडियोमेट्रिक विधि से महासागर के पार महाद्वीपों के चट्टानों के निर्माण समय को सरलता से जाना जा सकता है। जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के जो तट है, वहाँ पर अफ्रीका के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है और ये आपका अफ्रीका का पश्चिमी भाग और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग के कुछ यहाँ पे चट्टानें जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं। उससे भी पता लगाया जा रहा है या संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि कभी न कभी अफ्रीका का भाग निश्चित ही दक्षिण अमेरिका रहा होगा। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील के तट और पश्चिमी अमेरिका के तट से मिलती है। उसके बाद है टीलाइट, वे औषधीय चट्टान हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती है। भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलिया मिलते हैं, जो महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद है बच्चों प्लेसर निक्षेप, घाना के तट पर सोने के बड़े निक्षेप पाया गया। कहाँ? घाना के तट पर। ठीक उसी प्रकार अवस्थित जो है एक सोना युक्त सिराएँ ब्राज़ील में भी पाया जाता है, जिससे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक दूसरे से, दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है जीवाश्म का वितरण, इसके आधार पर भी बताया जाता है कि सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। तो एक लैमूर जगह है, भारत हो गया, मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका में मिलते हैं। इसी प्रकार मेसोसारस नामक छोटे रहने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। उनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी प्रांत और ब्राज़ील के इरावत शैल समूह में मिलते हैं। यह दोनों स्थान, यहाँ स्थान हो गया, स्थान होगा आज से 4800 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिनके बीच में एक महासागर है। लेकिन ये जो जीवाश्म है वो सेम पाया जा रहा है। उसके बाद है प्रवास संबंधित बल। वेगनर के अनुसार दो प्रकार के कारण महाद्वीपीय विस्थापन के लिए आवश्यक था। एक था पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। हम बताए थे कि कुछ जो बल था वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्तर ध्रुव की ओर अधिक है, विषुववृत्त पर कम है, तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ज्वारीय बल वह ज्वारीय बल है जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है। महासागरों में ज्वार पैदा होने से वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्ष, ये थोड़ा दिन के बाद नहीं, करोड़ों वर्ष के दौरान यह बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम होते गए। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सही नहीं समझते हैं। संवहन धारा
उसके बाद है संवहन धारा 1930 के दशक में ऑर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था। मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव व्यक्त किया है। मध्य महासागरीय, यहाँ अटके नहीं होगा, कटके होगा, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा, यहाँ होगा कटके, ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक संक्रिय है। महासागरीय अधस्थल की बनावट, उसके अकॉर्डिंग भी अनुमान लगाया जा रहा है। महाद्वीपीय सीमा, वितलीय मैदान और मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े होते हुए पर्वतों की श्रृंखला बनाती है। प्रशांत महासागर के किनारे संक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होते के कारण रिंग ऑफ फायर। आप लोग से पूछा जाएगा कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। रिंग ऑफ फायर, इसको हम मैप में डिटेल रूप में देखेंगे। सागर नितल होता क्या है कि सागर का जो नितल है उसका प्रसारण होता है। वो एक विद्वान थे हैरी हेस, उनके द्वारा ये परिकल्पना 1961 में दिया गया और बताया कि इनके द्वारा महासागरीय परपट्टी के निक्षेप सुधार लीजिएगा थोड़ा, की बात कही गई है। यदि ज्वालामुखी पट्टी से नई पट्टी का निर्माण होता है और दूसरी पट्टी महासागरीय गर्त या विनाश होता है। तो इसमें बच्चों हम इसके बारे में भी जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे डिटेल। प्लेट विवर्तनिकी, स्थल मंडल में परपट्टी एवं ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। इसकी मोटाई पूछा जा सकता है महासागरों में तो 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीप में लगभग 200 किलोमीटर है। जैसे प्रशांत महासागर प्लेट, जबकि यूरेशियन प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ये इसमें बताया गया है, थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी हुआ है कि ये जो है एक दूसरे के बीच में मर्ज हो रहा है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, तो एक दूसरे के नीचे गल रहा है, उसके बारे में बताया गया है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार मुख्य रूप से 7 प्लेट हैं और 6 छोटे प्लेट हैं। आप लोग से पूछा जा सकता है कि इस धरातल पर मुख्य रूप से बड़े प्लेट कितने हैं, तो 7 है और छोटे 6 हैं। अंटार्कटिका प्लेट, जिसमें पश्चिम अंटार्कटिका और इसके चारों ओर से घिरे हुए महासागरीय प्लेट शामिल है। उत्तरी अमेरिका प्लेट, जिसमें पश्चिम अटलांटिक दल सम्मिलित हैं, तथा दक्षिणी अमेरिका प्लेट कैम्ब्रियन द्वीप इसकी सीमा निर्धारण करते हैं। इसको भी हम मैप से आगे देखेंगे। दक्षिण अमेरिका प्लेट, जिसकी पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैम्ब्रियन से इससे पृथक होते हैं। प्रशांत महासागर प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, जिसके पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। यूरेशिया प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर तल सम्मिलित है। अब हम देखेंगे छोटे प्लेट के बारे में। तो कोकस क्या है? छोटे प्लेट है। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। पूछेगा कि कोकस प्लेट किनके बीच स्थित है, तो मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर। यहाँ प्रशांत महासागर की जगह में ऑप्शन में अटलांटिक महासागर या कोई अन्य महासागर के नाम देकर के आप लोग से उत्तर गलत ले सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिए। नजाका प्लेट जो है बच्चों, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में स्थित है। उसी प्रकार अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भाग है। फिलीपींस प्लेट जो है यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। फ्यूजी प्लेट यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में स्थित है। आप लोग के पुस्तक में एक बहुत ही बेहतर मानचित्र दिया है, आप इसमें देख सकते हैं
कि 1 नंबर का जो प्लेट है यहाँ पे है अंटार्कटिक प्लेट है। दूसरे नंबर में देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट है ये, और तीसरे नंबर में दक्षिणी अमेरिकी, चौथे में अफ्रीकी, और पांचवें में यहाँ देख सकते हैं बाईं ओर यहाँ पे जावा इंडो ऑस्ट्रेलियन यहाँ। उसके बाद छठा में ये हो गया और सातवां में ये हो गया। तो इसमें भी छोटे जो जो प्लेट हैं, कोकस प्लेट यहाँ है, नजाक प्लेट यहाँ है, यूरेशियन प्लेट यहाँ है, उसके बारे में डिटेल रूप में दिया गया। फिलीपींस प्लेट देखिए यहाँ है, इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। आप लोग को मैप में भी पूछा जा सकता है, मैप में खाली स्थान दे करके और पूछा जा सकता है कि ये प्लेट कहाँ पे है। अब हम लोग देखेंगे अपसारी सीमा। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं या हटते हैं और नया प्लेट का निर्माण होता है तो उसे अपसारी प्लेट कहेंगे। तो इसमें समझने के लिए होता क्या है बच्चों कि मान लिया जाए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। अब दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, जैसे आप लोग को कक्षा में हम समझाए थे कि मान लिया जाए आप एक रबड़ ले लीजिए, ट्यूब ले लीजिए और दोनों हाथ से पकड़कर उसको खींचिएगा तो उसकी जो इलास्टिक क्षमता होती है वो अंत करने के बाद वो टूट जाएगा, और टूट जाने के बाद दोनों हाथ के उंगलियों में चोट मारेगी। वही संदेश देता है कि दोनों रबड़ के टुकड़े जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में भागना चाहता है, लेकिन आपके उंगली पर चोट लगा करके वहीं स्थिर हो जाता है। लेकिन प्लेट जो होते हैं बच्चों बहुत विशाल विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, और यहाँ पे ज्वालामुखी या लावा उद्गार होता है और यहाँ एक नया प्लेट का निर्माण होता है। अब सारी सीमा जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे धंसती है, जहाँ भूपरपट्टी नष्ट होती है, उसे अपसारी सीमा कहते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, अब थोड़ा देखिएगा कि यहाँ से एक प्लेट था, लेकिन ये प्लेट एक दूसरे प्लेट के नीचे जो है धंस रहा है, इस प्रकार से नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पर भूपरपट्टी क्या होती है, नाश होती है, और वो बिल्कुल जाकर के लावा और मैग्मा पुनः पृथ्वी के अंदर जाकर के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। अब अभिसारण 3 प्रकार के होते हैं, महासागरीय व महाद्वीपीय के बीच, 2 महासागर प्लेट के बीच और 2 महाद्वीपों के बीच। रूपांतरण सीमा जहाँ ना तो नई पट्टी का निर्माण होता है और ना ही पट्टी का विनाश होता है, उन्हें रूपांतरण कहते हैं। अर्थात ये प्लेट जो है बच्चों किसी प्रकार से ना कोई स्थलाकृति का निर्माण करता है और ना ही किसी प्रकार का नुकसान करता है। तो ये प्लेट एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में प्रवाह करती है। इस प्रकार से इसे आप डायग्राम के माध्यम से एग्जाम में फॉलो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। इस प्रकार से ये प्लेट बोलता है कि भैया आप भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाता हूँ। ये भी एक बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत है। जैसे हम लोग सड़क में चलते हैं तो कोई तेज़ रफ्तार वाला गाड़ी आता है तो हम स्लो हो जाते हैं कि भैया आप निकल जाओ, उसके बाद मैं निकल जाऊँ। उसी प्रकार से ये दोनों प्लेट आपस में करते हैं। प्लेट प्रवाह की दरें, इससे भी पूछा जा सकता है कि आकृतिक कटक की प्रवाह की दर सबसे कम है, जो वर्ष में मात्र 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसकती है, जबकि ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागर उभार जो चिली में 3400 किलोमीटर पश्चिम की ओर दक्षिण महासागर में है, और इसका प्रवाह दर सबसे अधिक है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। प्लेट को संचालित करने वाले कुछ बल हैं,
उसको भी हम देखेंगे कि आखिर प्लेट एक दूसरे से संचालित क्यों होता है। तो ये भारत का देखिए कि भारत जो था बच्चों बहुत वर्ष पहले, जिसको हम करोड़ों वर्ष पहले भी बोल सकते हैं, कि विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव में था, अर्थात इसको दक्षिणी गोलार्ध भी कह सकते हैं। तो उससे धीरे धीरे खिसकते खिसकते आज इस अवस्था में पहुंच चुका है। अब यहाँ से थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। देख सकते हैं पहले यहाँ था, आरंभिक काल में यहाँ पे था, यहाँ से उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पहुँचा और आज यहाँ पहुँचा, विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर निकल गया। आप लोग देखे होंगे दक्षिण भारत के लोग सांवले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विषुवत वृत्त के आसपास का तापमान जो होता है अधिक होता है, जिसके कारण दक्षिण भारत के लोग सांवले होते हैं और इस भाग में टेम्परेचर अधिक होता है। और आप लोग देखे होंगे कि हिमालय रीजन के आसपास में ही भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वो उत्तर की ओर खिसक रहा है। तो भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्र में भूकंप के झटके आते रहते हैं और हिमालय की ऊंचाई जो है वो भी कभी बढ़ते रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। हिमालय की जो ऊंचाई है वो एक निश्चित बिंदु पर जा कर के फिक्स नहीं हुआ है, जो आप लोग को बतलाने का काम करता है कि भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक रहा है। प्लेटों को संचालित करने वाले बल, तो उष्ण पदार्थ होता है, धरातल पर पहुंचता है, फैलता है। उष्ण जो गर्म पदार्थ है, लावा मैग्मा है, वो कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, गहराई में जाके नष्ट हो जाता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है, तो उसे वैज्ञानिकों ने संवहन प्रवाह कहा, जिसके कारण पृथ्वी के साथ कुछ हलचल होते रहता है। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक छूट गया है, मुझे बहुत अफसोस लग रहा है, लेकिन उसे मैं कभी निश्चिंत ही पूरा करूँगा। इस विषय से, इस पाठ से कुछ वैकल्पिक प्रश्न आप लोगों का पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसे मैं सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बनाया है प्रश्न, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त किया, जिसे मैं वन लाइनर में पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। अब्राहम ऑर्टेलियस, थोड़ा नाम टफ है, विदेशी लोग थे। पोलर फ्लेमिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति से है। इनमें से कौन सी लघु मेनर प्लेट नहीं है? तो ये पूछ रहा है कि छोटे प्लेट नहीं है। देखिए यही बात मैंने पूछा था और यहाँ भी प्रश्न के रूप में पूछ ही दिया, तो इसलिए मैं जो बताता हूँ उसको ध्यान से देखिए। अंटार्कटिक होगा, बहुत बड़े प्लेट हैं। सागरीय अधस्तल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो उसमें होगा बच्चों विभिन्न महाद्वीपों के जीवाश्म पर, जो कि दूसरे लोग किए। हिमालय पर्वतों के साथ साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह के प्लेट सीमा है? तो ये है महाद्वीप से महाद्वीप, क्योंकि भारतीय भी एक महाद्वीप है और एक एशियन प्लेट वो भी एक महाद्वीप है। तो ये दोनों के बीच अभिसरण की क्रिया चल रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए ज्ञान की कुंजी बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि ज्ञान बढ़ता रहे। और कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू बच्चों।